हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस वीडियो में मैं लाया हूं आप लोग का जो सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर था 2022 का, उसका 3 कोडों का पेपर। और इस वीडियो में मैं इन तीनों कोडों के पेपर का आप लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए, आप लोग का बोर्ड परीक्षा जो 2023 है उसके अनुसार आप सब लोग जानते हो कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आप लोग का हर एक सब्जेक्ट में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और सोशल साइंस यानी आप लोग की एसएसटी में भी 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम 2020 और 2022 ये 21 में तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, यूपी बोर्ड का मैं बात कर रहा हूँ। आप अदर बोर्ड के भी हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे एनसीईआरटी के ही प्रश्न हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी यूज होती है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। तो देखो, 2021 में तो आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ, 2020 में और 2022 में बोर्ड एग्जाम हुआ। तो 2020 और 22 के जितने भी आप लोग के कोड के, मतलब देखिए ये सामाजिक विज्ञान के यहाँ अभी मुझे 3 कोड के पेपर मिले हुए हैं। अभी लगभग 5-6 कोड का पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का एक साल में। मतलब क्या होता है कि एक सब्जेक्ट का लगभग 5-6 कोड का पेपर आता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये 3 कोड के पेपर है। चलो, इन तीनों को मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। बाकी जैसे जैसे मेरे पास पेपर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, सबको मैं धीरे धीरे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, देखो आप लोग का जो मतलब जो सोशल साइंस की एनसीईआरटी है यूपी बोर्ड में 2019 में वो लागू हुई थी। तो 2019 में लागू हुई थी, तो 2020 में इससे रिलेटेड प्रश्न आए थे और 21 में एग्जाम नहीं हुआ था तो इसमें नहीं आए थे, और 2022 में फिर आए थे। तो 2020 और 22 के सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और 2019 से पहले तो आप लोग की एनसीईआरटी लगती नहीं थी, तो उसका लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलो, अब इन एक एक प्रश्नों को हम लोग इनके सॉल्व कर लेते हैं। इनको मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ और इनको हम लोग एक एक कर सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले जो ये कोड है 825 CC 2022 का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इधर मैं आ जाता हूँ इस बगल, और यहाँ से हम लोग के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। 1 मिनट यार, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ क्योंकि मैंने इसका PDF निकाला है तो ये बड़ा बड़ा आ गया है, तो अरेंज करने में दिक्कत हो रही है। चलो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट प्रश्न आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। आप लोग देख सकते हो कि जिउसेppe मैत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। देखिए, पहले भी आप लोग का क्या होता था कि मतलब जब अभी इस 2023 में तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ गया, लेकिन इससे पहले भी जो सोशल साइंस थी उसमें 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे। 2 खंडों में बटा था, खंड क और खंड ख के अंतर्गत। खंड क में 6 और खंड ख में 6। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग का ये खंड क का है, उसे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि जिउसेppe मैत्सनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ओके, आप लोग अपने फर्स्ट ही चैप्टर में पढ़ा होगा। इसका देखिए ऑप्शन है कि यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा, यंग जर्मनी। ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही गलत है, आप मतलब पहचान ही गए होंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो फर्स्ट सही है कि यंग इटली। जिउसेppe मैत्सनी ने यंग इटली और यंग यूरोप 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की थी। आई होप ये सब जानते होंगे आप। तो ये फर्स्ट प्रश्न का ख ऑप्शन सही हो गया। चलिए, इस पर मैं लिखता नहीं हूँ क्योंकि इसका फिर 1-2 बार मैं वीडियो शूट करूंगा तो ये पेपर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए बार बार जैसे मैं खास नहीं रहा हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक, चलो सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ हम लोग का सेकंड प्रश्न है, इधर आप लोग देख सकते हो कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुई थी भाई, इसको मैं कितनी बार आपको बता चुका हूँ, कितनी बार ये इस प्रश्न को हम लोग कर चुके हैं। तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। 1770 गलत है, 1795 गलत है, 1815 गलत है। 1789 में हुई थी फ्रांस की क्रांति। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सरदार पटेल है, बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है या सुभाष चंद्र बोस है? भाई सब लोग जानते हो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, और कई बार इस प्रश्न को मैं बता चुका हूं, तो ये ग वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलो तीसरे के बाद हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। भाई प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था और लगभग 1918 तक चला था। ये इसका भी ग ऑप्शन सही है। ऑप्शन है कि 1910, 1911, 1914, 1920। ये ग वाला ऑप्शन सही है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। क्लियर, चलो 4 के बाद हम लोग 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
समवर्ती सूची में समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। देखो ये सूचियाँ क्या होती है, हम लोग के संविधान के अनुसार ना मतलब कुछ चीज़ों को 3 सूचियों के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आप लोग का मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट है वो है आप लोग की राज्य सूची। सेकेंड है आप लोग का संघीय सूची या जिसको संघ सूची भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड है समवर्ती सूची। इन मतलब सूचियों के अंतर्गत कुछ विषयों को रखा गया है, जिनमें राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय उसमें केवल राज्य कानून बनाएगा। संघीय सूची के अंतर्गत जितने भी विषय हैं उनमें मतलब उन पे केवल संघ यानी केंद्र कानून बनाएगा। और जो समवर्ती सूची के अंतर्गत जितनी चीज़ों को रखी गई हैं उनमें ये राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को प्रश्न पूछ रहा है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकार या विदेशी मामले। तो देखो शिक्षा, वन और उत्तराधिकार ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये विदेशी मामले सही है, क्योंकि हमें समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है बोल रहा है। विदेशी मामलों पे कभी भी कोई राज्य कानून नहीं बना सकता, ठीक है। विदेशी मामलों पे हमेशा क्या बनाएगा? केंद्र मतलब कानून बनाएगा। तो विदेशी मामले आप लोग का किससे संबंधित है? संघीय सूची से संबंधित है, क्योंकि संघीय मतलब संघीय सूची के अंतर्गत जो जितने भी विषय हैं उन पे केवल केंद्र कानून बनाते हैं। तो यहाँ हमें कह रहा है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, तो वो विदेशी मामले, क्योंकि विदेशी मामले हम लोग का संघीय सूची के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो आप आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न 5वें के बाद 6 नंबर प्रश्न है। इधर मैं आ जाता हूँ। 6 नंबर प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है भाई साहब? इसमें है हिंदी है, उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है। तो हिंदी ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो ये 6 थे हम लोग के प्रश्न हो गए। मतलब खंड क के अंतर्गत इधर देखिए खंड ख अब आएगा, इधर मैं निकाल लेता हूँ। इधर हम लोग का खंड ख कहीं होगा, उसके हम लोग कर लेते हैं प्रश्न। इधर यहाँ पे यहीं पे है, आप लोग देख सकते हो। नहीं ये नहीं है, इधर होगा। 1 मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हम लोग का इधर खंड ख है यानी पार्ट बी। और इसके अंतर्गत देखो ये 15 से 20 तक, शायद 15, 16, 17, 18, 19, 20, हाँ ऐसे दिया हुआ है मतलब। और थे प्रश्न, चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? निम्न में से कौन सा खनिज आधारभूत है? ये क्या बोल रहे हैं प्रश्न भाई? 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा यार ये दिक्कत कर रहा है, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग इनको देखते हैं। हमें क्या बोल रहा है कि देखो, हमें बोल रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? मैग्नीज, अब्रक, लौह, तांबा। आधारभूत मीन्स मतलब एक तरह से कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से बोल सकते हैं। प्रश्न का यही मतलब है। तो ये ऑप्शन सही होगा, लॉयस, क्योंकि आप लोग देखते हो लॉ यानी लोहे का हर जगह उपयोग है, ठीक है। तो एक आधारभूत खनिज ये है लॉयस, एक तरह से बोल सकते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग के जीवन का एक आधारभूत मतलब चीज़ क्या है? जैसे पानी है भाई, पानी के बिना कुछ संभव नहीं है। तो उसी तरह खनिजों में भी लॉयस बोल सकते हैं, इस तरह काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे देखो हर जगह आपको लोहा लोहा दिखाई देगा, ठीक। तो ये ऑप्शन सही है, खनिजों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद 15 के बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो देखो इसको तो आप मतलब अपने माइंड के अनुसार भी इसको आप ट्रिक लगा सकते हो। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये ज्वारीय ऊर्जा सब अलग एकदम हो गया, ठीक है। ये कोयला एकदम अलग हो गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? परंपरागत स्रोत क्या मतलब? जो मतलब जमीन के अंदर से निकाला जाए और जिसकी एक लिमिट मात्रा हो, मतलब एक तरह से वो कभी खत्म हो सकता है, ऐसा मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही क्या होता है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये एलपीजी जो आप लोग के घर पे गैस आती है, ये सब परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा भाई कभी खत्म थोड़े होगी, या ज्वारीय ऊर्जा मतलब जो समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं वो कभी खत्म थोड़े होगा। तो ये मतलब ये सब क्या आते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और ये कोयला, पेट्रोलियम, एलपीजी ये सब
परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों को परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर भी क्लियर हो गया होगा। तो इसका ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। चलो 16 नंबर हमने प्रश्न कर लिया। इधर मैं आ जाता हूँ, इधर हम लोग 16 के बाद 1 मिनट इसको थोड़ा मैं पहले फोल्ड कर लेता हूँ। 17 नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 17 नंबर यहाँ आप लोग प्रश्न देख सकते हो कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। देखो थोड़ा ये मिटका हुआ है लेकिन मैं पढ़ दिया, मेरी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 17 कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। 1986 में, 1995, 2001 में, 2004 में। आप लोग याद रखें कि 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, WTO, ठीक है। 1995, फिर मैं एक बार बोल देता हूं। चलो 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ओके, जो वायु परिवहन है मतलब हवा में उड़ने वाली चीज है, ठीक है, तो उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18। ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन है कि 1950 में, 1953 में, 1960 में, 1998 में। तो जो 1953 है भाई, उसी समय भारत में जो वायु परिवहन है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। क्लियर। तो 18 प्रश्न का ये सेकेंड ऑप्शन घ सही है। ठीक, चलो 18 के बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस्पात बनाने में कौन सी खनिज उपयोग की जाती है। हम लोग का ऑप्शन है कि अब्रक है, मैग्नीज है, तांबा है, बक्साइड है। तो देखो 19 नंबर का जो ऑप्शन सही है वो है सेकंड, मैग्नीज। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है इस्पात बनाने में। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। चलो इधर आ जाते हैं 19 के बाद 20 नंबर हम लोग इधर यार 5 ही प्रश्न थे क्या खंड क में। 1 2 हमें 3 4 5 ये 6 हो ही जाएंगे यार, लेकिन यहाँ से 15 से स्टार्ट किए तो 15 16 17 18 19 20, हाँ 6 इधर भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 19 नंबर हम लोग प्रश्न कर लेते हैं। 19 नंबर शायद हम लोग का हो ही गया। 20 नंबर हम लोग कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख रूप से किसका आयात कर, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। ओके, आयात करने का मतलब क्या है कि जैसे बाहर से किसी चीज़ को अपने देश में लाना, ठीक है, वही होता है आयात। और निर्यात मीन्स मतलब अपने देश से बाहर ले जाना। तो आयात किसका करता है, चाय का करता है, खाद्यान्न का करता है यानी खाने वाली पदार्थों का करता है, या जूट का सामान का करता है, या कच्चा पेट्रोलियम का। तो देखो भारत सबसे ज़्यादा मतलब आयात कच्चा पेट्रोलियम यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं इन्हीं का करता है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार आप लोग का ये मतलब चौथा ऑप्शन सही हो गया। तो हमने इस प्रकार ये जो कोड है ना, ये सीसी वाले, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यानी लगभग 12 इसमें ऑब्जेक्टिव थे, उनको कर लिए। अब चलिए इसके अलावा जो अगला कोड है इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला कोड है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, 825 बीजेड। क्या है, 825 बीजेड। चलो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा इसको मैं कर लेता हूँ अरेंज, 1 मिनट। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों के सामने ही अरेंज कर लेता हूँ, क्या दिक्कत। चलो इधर 1 मिनट, थोड़ा सा लेट ही हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो खंड क के अंतर्गत यानी पार्ट 1 के अंतर्गत यहाँ पे भी 6 ऑब्जेक्टिव होंगे। चलो इनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट ही प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, इटली, जर्मनी, फ्रांस या ब्रिटेन। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछ रहा है। पिछले भी शायद हमने अभी कोड में देखा था कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, तो आप लोग इसको बताओ कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से या ब्रिटेन से। ठीक है, आप बता सकते हो इसका सही ऑप्शन कौन है। आप मतलब ऐसे मुझसे पहले आप बताकर, ठीक है, और आप ऑप्शन में लिखते जाओ कि हाँ या फर्स्ट का ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ऐसे कर कर। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है। देखो इसका सही ऑप्शन ये है, ख वाला, जर्मनी, कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से, और कई बार हमने इस प्रश्न को कर रखा है। देख सेकंड नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। देखो जर्मनी के एकीकरण के बाद विलियम द्वितीय को पहली बार जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो ये इसमें ये सेकंड ऑप्शन जो है ख वाला ये सही है।
ठीक। तो ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था और 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम द्वितीय को घोषित किया गया। इधर हम लोग चलते हैं इधर थर्ड नंबर पर कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। देखो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, लेकिन ये पूछ रहा है कि उस क्रांति से पहले, ठीक है, वो क्या था, मतलब फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो देखो 1789 में जो फ्रांस था ना, उस पर कुछ राजा लोग, मतलब कुछ राजा लोग, सीमित राजा लोग मिलकर पूरे फ्रांस पे शासन करते थे। तो उस समय क्या था, असीमित राजतंत्र था, मतलब बहुत से राजा थे नहीं, सीमित राजतंत्र था, कुछ राजा मिलकर पूरे देश पे शासन करते थे। तो इसका ये सेकेंड ऑप्शन सही है कि सीमित राजतंत्र था। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का राज्य था, तो सीमित राजतंत्र। ठीक, चलो आई होप ये आप लोग का ये तीसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। नीचे हम लोग चौथा प्रश्न कर लेते हैं। चौथा प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ओके, ऑप्शन है ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। देखो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि उसमें जितने भी देश थे, मतलब एक दूसरे से लड़ते गए और दो गुटों में विभाजित हो गए। आपने पढ़ा होगा कि लगभग पहले विश्व युद्ध में 30 देश शामिल थे और दो गुटों में, मतलब एक तरफ ये गुट और एक तरफ ये गुट, मतलब जिसका जिसमें मन भाई, जिसका जिसमें अपना सुविधा लगता था उसमें, मतलब उसके तरफ से जाकर लड़ते थे। तो उस समय मतलब दो गुटों में पूरे के पूरे देश बटे थे। फर्स्ट था केंद्रीय शक्तियों का और सेकंड था मित्र राष्ट्रों का। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो देखो जो ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया थे यानी रूस था, ये सब मित्र राष्ट्र के अंतर्गत सम्मिलित थे। और जो जर्मनी था, जर्मनी या ऑस्ट्रिया, इसी तरह और भी कई सारे देश थे, वो केंद्रीय शक्तियों के मतलब अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलो तो अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेते हैं। इसका ऑप्शन ये वाला सही है, जर्मनी, क्योंकि ये केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत सम्मिलित था और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये मित्र राष्ट्र के अंतर्गत सम्मिलित थे। तो हमें केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था तो जर्मनी। क्लियर। चलो, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो जैसे अगर मैं भारत में बात करूँ कि कौन सा मतलब समुदाय सबसे अधिक है, तो आप लोग कहोगे हिंदू, ऑब्वियसली हिंदू, क्योंकि आप भारत में रहते हो तो भाई भारत के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन श्रीलंका के बारे में शायद आप लोगों में से नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो वो सिंघली एक बहुसंख्यक वर्ग है। जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदू मुस्लिम है ना, तो ईसाई, उसी प्रकार कोई सिंघली समुदाय होता है। ठीक है, मुझे भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा, लगभग 72 की 74% सिंघली हैं और सेकेंड नंबर पे तमिल है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि श्रीलंका में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, तो सिंघली। और भारत में बात करें तो हिंदू सबसे ज़्यादा है। ठीक, चलो ये पाँचों के बाद हम लोग 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इधर एक मिनट, इधर आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है। ओके, यहाँ पे ट्रिक भी लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। तो ये गलत लगा हुआ है ट्रिक। देखो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब ये नॉर्मल राज्य है, मतलब हम लोग के, लेकिन आप कह रहा है कि संघीय राज्य नहीं है। ठीक है, ये तो हम लोग को संघीय राज्य हैं, लेकिन दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछ रहा कि भारत का संघीय राज्य नहीं है, तो भाई दिल्ली, क्योंकि दिल्ली संघीय राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो ये 6 नंबर प्रश्न भी क्लियर। चलो अब हम लोग इधर आ जाते हैं। खंड ये हो गया। खंड अब हम लोग का सेकेंड हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड इधर होगा, एक मिनट में। ओके, यहाँ पे ही है, देखो यहाँ पे ये हम लोग देख लेते हैं। इनके सारे प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहला इसमें प्रश्न आप लोग देख सकते हो, खंड ख के अंतर्गत निम्नलिखित मैं सही विकल्प चुनकर। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। 15 कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण क्या है। देखो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। कई बार ये प्रश्न करा चुका हूँ कि अधिक सिंचाई, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो कारण है वो क्या है, अधिक सिंचाई है। चलो ये 15 नंबर भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। इधर मैं आता हूँ, इधर एक मिनट, और हम लोग आगे के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ओके, इनमें से कह रहे हैं कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, बागान, चरागाह, भूमि, खनिज संसाधन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इस प्रश्न को आपको बताता हूँ। व्यक्तिगत संसाधन मतलब क्या होता है, मतलब जो अपनी एक खुद अपने व्यक्ति के पास हो सकती है। जैसे आपके पास अपना फ़ोन होगा तो आपका खुद का मतलब संसाधन है, किसी दूसरे का नहीं है। ठीक है, या आपका अपने पास आपका अपना खुद का घर, अपना खुद का खरीदा हुआ ट्रैक्टर, वो सब आपका व्यक्तिगत संसाधन हो सकता है। ठीक है,
लेकिन रेलवे देख लो, रेलवे कभी एक व्यक्ति की संसाधन हो सकती है? नहीं, वो पूरे देश का संसाधन है एक तरह से, ठीक है। तो उसी प्रकार देखो इसमें क्या है, बागान, चारागाह, भूमि, खनिज संसाधन। तो बागान किसी व्यक्ति का अपना पार्टिकुलर हो सकता है, चारागाह भी हो सकता है, भूमि तो होती है, सबका अपने अपने पास अपनी भूमि है, ठीक है, अपना अपना खेत है। लेकिन खनिज संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो कल ही अगर आपके खेत में मतलब खनिज मिल जाए, नीचे कोयले का भंडार मिल जाए ना, तो कल ही सरकार उसको हथिया लेगी, कहेगी भाई इस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, इसको सरकार अधिग्रहित करेगी और सभी लोगों में ये समान रूप से बटेगा। भाई जो भी सरकार मतलब निकालती है खनिज सनिज जो भी चीज़ होगी वो तो सारे मतलब लोगों में ही तो बांटती है। अब ऐसा नहीं है कि फ्री में बांट दे, ठीक है, उसका एक मतलब सिस्टम रहना चाहिए। तो खनिज संसाधन कभी भी व्यक्तिगत संसाधन नहीं हो सकता। तो यहाँ वही प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन नहीं है तो खनिज संसाधन, ठीक। चलो 16 नंबर प्रश्न था, 17 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। ओके, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है, यानी सबसे एक तरह से अच्छी है। भाई कई बार इस प्रश्न को करा चुका हूँ कि काली मिट्टी जो खासकर महाराष्ट्र गुजरात की तरफ पाई जाती है वो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छी होती है, ठीक। चलो 15 ये हम लोग का 17 हो गया। इसके बाद 18 में प्रश्न कर लेता हूँ कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से। ओके, जो हेमेटाइट है इसका जो संबंध है वो किस खनिज से आप लोग बता सकते हो। तो देखो जो हेमेटाइट है इसका संबंध लौह अयस्क से। इसमें ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही है कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से, तो लौह अयस्क से, ठीक। उसके बाद चलो इधर मैं आ जाता हूँ, ये 18 नंबर प्रश्न था। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो देखो ये मानव विकास रिपोर्ट ये एक संस्था है वो मतलब तैयार करती है और उसके अनुसार 2018 में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और अभी 2022 के अनुसार एक और अंक खिसक कर 131वां हो गया है, ठीक। तो 2022 के अनुसार आप लोग याद रखिएगा 131वां, इस प्रश्न में 2018 दिया है तो 130वां इसके अनुसार सही है, ठीक। चलो 19 के बाद हम लोग 20 नंबर और इसको इस पेपर का अंतिम प्रश्न है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, ठीक है। उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु या खाद्य पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। तो देखो जो एक मार्क है, एक मार्क क्या है, एक मतलब जैसे मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जैसे इस तरह वो गोल टाइप का होता है और उस पर लिखा होता है कि ऐसे भारत सरकार कुछ ऐसे कुछ लिखा होता है और ये मतलब खाद्य जो पदार्थ हैं उनका मतलब प्रमाणिक चिन्ह है। देखो मार्केट में जो भी चीज़ें आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाइड होकर आती है। आप लोग जाकर देखोगे ना, आप एक मार्क सर्च कर लीजिएगा, अगर आपको आइडिया नहीं तो गूगल पे आप एक मार्क सर्च करिएगा, आपको इसका मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है, इसका फोटो मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पे चलो मैं डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं कई बार इस प्रश्न को बता चुका हूँ। एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, तो आप सीधे याद रखिए खाद्य पदार्थ, जितने भी खाने वाले पदार्थ हैं उनके लिए प्रमाणिक चिन्ह है, ठीक। चलो 20 नंबर हम लोगों ने प्रश्न कर लिया। यहाँ इस प्रकार ये 825 बीजेड भी समाप्त। चलो अब इधर हम लोग आ जाते हैं और ये 825 जो सीबी है इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, इधर मैं आ जाता हूँ, इधर एक मिनट, और खंड क के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ये फर्स्ट ही प्रश्न आप लोग देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये, ठीक है। काउर का कथन है, बिस्मार्क का कथन है, या मैथ्सनी का कथन है, या मैटरनिक का कथन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो घ ऑप्शन सही है, मैटरनिक। मैटरनिक ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्लियर। चलो ये हम लोग का फर्स्ट प्रश्न था, इसमें का सेकंड प्रश्न देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। रॉलेट एक्ट की घोषणा, या नमक कानून तोड़कर साइमन कमीशन का आगमन, या जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो सेकंड क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन है कि नमक कानून तोड़कर। जो नमक कानून था उसको तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलो हम लोग थर्ड प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड प्रश्न की भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है। भाई ऑब्वियसली सब लोग जानते हो हिंदी, सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, ठीक। चलो इसमें कोई ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न 4 नंबर देख लेते हैं कि काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक थी, ठीक है। तो देखो जो चौथा प्रश्न है इसका जो ऑप्शन जो है ये मतलब ग वाला सही, अश्वेत शक्ति की। काले दस्ताने और बंधी मुठिया किसकी प्रतीक थी, तो अश्वेत शक्ति की, ठीक।
इस पे मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये कई बार मैं प्रश्न करा चुका हूँ और इसके बारे में डिटेल में भी बता चुका हूँ। अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। ये चलो, ये चौथे के बाद हम लोग पाँचवा प्रश्न कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी गई है। ओके, पांचवा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी गई है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो देखो इस ऑप्शन के अनुसार तो ये पाकिस्तान ही सही है, ठीक है। बाकी ये उतना इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन डाल दिया है तो इम्पोर्टेंट ही है, तो ये ख ऑप्शन सही है, आप लोग याद रखिएगा। चलो 6 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं या तानाशाही में असमानताएं नहीं होती है या तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। एक बार और मैं प्रश्न को पढ़ता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि क्या बताते हैं। यही इसका ये ऑप्शन सही होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं, ये इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक, तो चलो हमने ये 6 प्रश्न कर लिया। इधर अब हम आ जाते हैं और इधर के जितने भी प्रश्न हैं खंड क के बाद ख का, उसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। 1 मिनट मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। खंड ख के अब जितने भी प्रश्न हैं चलो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। खंड ख में आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, 1 मिनट यार इधर ये दिक्कत कर रहा है, ये बुक है, चलो इसको मैं थोड़ा हटा लेता हूँ साइड में, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। 1 मिनट यार, इधर लैपटॉप भी रखा है ना तो थोड़ी दिक्कत हो रही है कभी कभी। चलो कोई दिक्कत नहीं। खंड ख के अंतर्गत यानी पार्ट बी के अंतर्गत इसमें फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हो 15 नंबर। 15 नंबर क्या प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। ऑप्शन है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है आप बता सकते हो कि चाय की खेती के लिए, कई बार इस प्रश्न को मैं बता चुका हूं कि जो लेटराइट मिट्टी होती है, यहाँ पे थोड़ा ये प्रिंटिंग दिक्कत हो गया है, चलो ये लेटराइट मिट्टी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयोगी है। जिस तरह कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है, उसी तरह चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उपयोगी होती है, ठीक है। और ये धान या ये गेहूँ हो गए, इनके लिए जलोढ़ मिट्टी जो हम लोग के उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या हरियाणा इन राज्यों में पाई जाती है, वो इंपॉर्टेंट है धान और गेहूँ की खेती के लिए, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें आपने सीख लिया। चलो इधर हम लोग आ जाते हैं। 1 मिनट इधर साइड में, और इसको थोड़ा फोल्ड मैं कर लेता हूँ और इधर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो यार, ओके, ये 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भाई सारा पंजाब में नहीं की जाती है सीढ़ीदार खेती, हरियाणा में भी नहीं की जाती, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं की जाती। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ देखने को मिलते हैं, ऊंच जमीन जो होती है ऊंची नीची देखने को मिलती है, इसलिए वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो उत्तराखंड ये ऑप्शन सही है, ठीक। चलो 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। जो पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। 17 नंबर प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप सीधे सीधे याद रखिएगा जो पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, ठीक। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। ब्राज़ील, भारत, और यहाँ देखो यार 2 ऑप्शन यहाँ पे मिटक गया है, मतलब प्रिंटिंग अच्छे से नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, ब्राज़ील, भारत। तो देखो विकसित देश में कौन कौन से, कई सारे आप लोग के देश आएंगे, ठीक है। जैसे फ्रांस हो गया आपका, अमेरिका हो गया, ये सब विकसित देश में आएंगे। और विकासशील देश में ये भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, सब विकासशील देश में आएंगे, ठीक। तो चलो इस यहाँ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ। यहाँ पे चलो मैं मान लो यहाँ पे एक जगह फ्रांस रख लेता हूँ, एक जगह और कोई रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है फ्रांस और पाकिस्तान रख लेता हूँ, तो फ्रांस विकसित देश है तो फ्रांस ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में कौन सा विकसित देश हमें कह रहा है तो फ्रांस विकसित देश है। तो यहाँ पे फ्रांस और पाकिस्तान ऑप्शन सही रहे तो फ्रांस ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस एक विकसित देश है और ब्राज़ील, भारत और पाकिस्तान ये अभी विकासशील देश हैं, ठीक। चलो अगला हम लोग 18 के बाद यहाँ 19 नंबर प्रश्न इधर हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है, उद्योग है, कृषि है, व्यवसाय है, या इनमें से कोई नहीं। भाई सब लोग जानते हो कि भारत में जो कृषि है यही सबसे बड़ा जीविका का
प्रमुख स्रोत है या सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक, 19 के बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आप लोग देख सकते हो 1935, 1945, 1955 और 1965 है। ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो, भारतीय जो रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना बहुत समय 1935 में ही कर दी गई थी। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। और उसी 1945 भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डे से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, तो इस चीज़ को भी आप याद रख सकते हो। तो देखो यार, इस प्रकार हमने ये जो 3 कोड के पेपर थे, ठीक है, तीनों कोडों के पेपर को सॉल्व कर लिया। ये तीनों कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा 2-3 थे और कोड होंगे 2022 के, उन सबको भी मैं किसी वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। और इसमें से देखना आप लोग के एग्जाम में एकदम टू सेम क्वेश्चन फंसेंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, इस प्रकार की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तो। ठीक है, तो चलो मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।